अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे साथ हैं साबिर शाकिर। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है जनाब आरिफ हमीद भट्टी ने। एक नज़र सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी पर। हुकूमत और फौज के दरमियान तनाव बरकरार। नून लीग ने अभी तक नहीं बताया कि अहम इजलास से मुतालिक खबर लीक करने वाला कौन है। नून लीग के तलाल चौधरी कहते हैं फौजी जराए भी खबर लीक कर सकते हैं। तनाज़ा खबर का नहीं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली फौज को दहशतगर्दी का हमायती बनाने की कोशिश है। क्या आज 12 अक्टूबर 2016 के हालात अक्टूबर 1999 से मुख्तलिफ हैं? नाज़रीन, आपने टॉप स्टोरी सुनी और प्रोग्राम शुरू करने से पहले फिर ये दुआ करते हैं कि तमाम जो आज़ादारों के जलूस हैं वो खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, क्योंकि आज का दिन पूरे आलम इस्लाम के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए एक शोक का दिन है। एक लाजवाल शहादत हज़रत इमाम हुसैन की इस मज़हब को बचाने के लिए, और रहती दुनिया तक उनका नाम ज़िंदा रहेगा। जिसने उनको ख़त्म करने की कोशिश की वो ख़ुद ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया, लेकिन आले रसूल और हुसैन का नाम आज भी ज़िंदा है और लोग आज भी उनका नाम ले रहे हैं। अब चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, और वही जो सिविल मिलिट्री तनाव है उसी पर बात करेंगे। ये एक इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जिसकी कई जहतें हैं। हम गुज़श्ता 2-3 दिनों से इस पर बात कर रहे हैं, और आज जिस मौजू इस खबर के हवाले से जो बात करेंगे वो इशू ये नहीं है कि ये खबर लीक कैसे हुई, ये खबर लीक क्यों हुई और किसी इदारे ने इसको छापा। बुनियादी तौर पर जो इसका कंटेंट है, अगर हम नज़र डालते हैं इस पर कि ये खबर थी क्या, तो पाकिस्तान की वो फ़ौज जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही थी, राहिल शरीफ साहब ने ज़रब-ए-अज़्ब शुरू की, पूरी दुनिया ने उसको एक्नॉलेज करना शुरू किया। अब बलूचिस्तान के हालात काबू में आए, कराची में हालात ठीक हुए, और जिस वक्त पंजाब की तरफ रुख करने वाली थी ये फ़ौज और उसके लिए दबाव डाल रही थी कि दहशतगर्दी का मुकम्मल ख़ात्मा किया जाए, तो इस अंदाज़ में इस खबर को, इस इंफॉर्मेशन को प्लांट किया गया कि जो कश्मीर के अंदर जो इस वक्त जो प्रॉब्लम है, भारत ये कहता है कि वो पाकिस्तान के कश्मीरी ग्रुप पैदा करते हैं। तो खबर ये है, जो कंटेंट उसका आया कि पाकिस्तान की फ़ौज उन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर रही, और पाकिस्तान की वो सियासी क़यादत जो गुज़श्ता 2 साल से अपने साथियों को पंजाब में और दूसरी जगहों पर बचाने की कोशिश कर रही थी, जिनके बारे में यह था कि अगर उन्हें पकड़ा गया तो दहशतगर्दी के डांडे बड़े घर की तरफ जाएंगे, शायद हुक्मरानों तक जाएंगे। अब इस खबर के बाद ये सामने आया पूरी दुनिया में, जिस तरह इसको प्रेस ने उछाला, कि शायद पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाह रही है, वो तो दहशतगर्दों के ग्रुप्स को ख़त्म करना चाह रही है, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज उन ग्रुप्स को बचाने की कोशिश कर रही है। यह है इस खबर का इम्पैक्ट। दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने वाली फौज को इस खबर ने, इस इंफॉर्मेशन ने जो हुक्मरानों ने लीक की, उसके बाद पूरी दुनिया में नैरेटिव ये जा रहा है कि ये फौज शायद दहशतगर्द ग्रुपों को बचाने वाली है। बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी ये खबर है। फिर आज 12 अक्टूबर है, तो इसका भी देखेंगे कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं 1999 के साथ, क्या आज भी वही हालात हैं। सबसे पहले साबिर, नैरेटिव चेंज कर दिया इस खबर ने। वो फौज जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रही थी, इस खबर के बाद गुज़श्ता 5-6 दिनों में पूरी दुनिया में ये चीज़ उछाली जा रही है कि जो कश्मीर के दहशतगर्द ग्रुप हैं उनको बचाने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज मज़ाहमत कर रही है, और नवाज शरीफ साहब दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करना चाह रहे हैं, और फ़ौज से कहा है कि ये जो कश्मीरी ग्रुप्स हैं इनको ख़त्म किया जाए, हक्कानी नेटवर्क को ख़त्म किया जाए। यानी आप देख लें कि किस तरह से कैप चेंज हुई है। देखिए, ये कोशिश एक है, कोशिश भी नहीं, मैं तो कहूँगा एक साजिश है। साजिश इस अंदाज़ में है कि इस वक्त पूरी दुनिया ये तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने जो ज़रब-ए-अज़्ब ऑपरेशन शुरू किया दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और उसके बाद कराची और बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन शुरू किया, उसके इतने मस्बत असरात, और पूरी पाकिस्तानी कौम ने सुख का सांस लिया है पिछले 2.5 साल में। तो पूरी दुनिया उसकी तारीफ़ कर रही है। ख़ास तौर पे ज़ाहिर है इस वक्त आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ हैं और ISI के DG जनरल रिजवान हैं, और इनकी लीडरशिप को दुनिया मान रही है। अमेरिका, रशिया, बरतानिया, सारे के सारे वो मान रहे हैं कि वाक़तन इस बंदे में, इस लीडरशिप में ये सलाहियत भी है और सिंसियरिटी भी है।
लेकिन बदकिस्मती की बात है कि जब इधर से PTI और पैट एहतजाज कर रही है, ये असल में हो क्या रहा है, ये नैरेटिव चेंज करने की इसलिए कोशिश की जा रही है कि बताया जा सके कि आर्मी इतनी अच्छी नहीं है, अफवाज पाकिस्तान इतनी अच्छी नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। यानी जो बेसिकली जो भारत कह रहा है, जो अमेरिका कह रहा है, जो प्रो इसराइली ग्रुप्स कह रहे हैं पाकिस्तान की फौज के बारे में, वो बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने दुनिया को बताया कि हम भी वही कह रहे हैं। सर देखें, महमूद खान अचकजई साहब राइट हैंड हैं मियाँ साहब के, वो कौमी असम्बली के इजलास में खड़े होकर कहते हैं, आपको क्या कह रहे हैं, बिल्कुल खड़े। अगर नाज़रीन, बड़ा जरूरी है कि ये जो हम बात कर रहे हैं, एक माइंडसेट क्या है मुस्लिम लीग नून का और किस तरीके से वो अमेरिका के माइंडसेट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, भारत के माइंडसेट के साथ कोइंसाइड कर रहा है, जो वो पाकिस्तान की फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा सुन लेते हैं एक एक करके। महमूद खान अचकजई साहब ने जो कहा पहले वो सुन लें जरा। स्पीकर, हमारे सारे समाज दुश्मन अनासर इन एजेंसियों की पेरोल पे हैं। कोई मेरे रिजेक्ट करे, वो दुरानी साहब बैठे हैं, पंजाब का भी ये नवीद बैठा हुआ है। हमारे मुल्क के तमाम बदमाश समाज दुश्मन अनासर जनाब स्पीकर हमारी एजेंसियों के पेरोल पे, कैसे हम रोकेंगे दहशतगर्दी जनाब स्पीकर? ठीक है, अच्छा साबर, मुझे अगर आप इजाजत दे दें, कुछ हमारे प्रोड्यूसर साहब ने शॉर्ट्स निकाले, वो सारे आपको एक एक करके सुना दूं, फिर भट्टी साहब से और आपसे इस पे अगर कमेंट ले लें तो। अगर परवेज रशीद साहब ने भी एक गुफ्तगू फरमाई, जो ये हम इसलिए आपको सुनवा रहे हैं कि जो एक माइंड सेट है इस वक्त हमारे सिविल हुक्मरानों का, वो आपको पता चल सके कि वो फौज के बारे में सोचते क्या है। जी, बिगाड़ दिया इस पाकिस्तान को, बर्बाद कर चुका हूं इस पाकिस्तान को, तबाह कर दिया इस पाकिस्तान को, लहूलुहान कर दिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ, आप पाकिस्तान तुम ठीक करो, खराब करें ये फौज और ठीक करें नवाज शरीफ आके, ये पाकिस्तान दिया जाता है। ये हमने बीप चला दी थी इसलिए कि हम किसी कानूनी मामले में नहीं उलझना चाहते और ना ही किसी को मौका देना चाहते हैं कि वो इस बुनियाद पर हमारे खिलाफ ARY के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन ये आपने ये सुना और आपको समझ आ गई होगी। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो गुफ्तगू है, जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, आपको वो सुनवाते हैं कि वो किस तरह कह रहे हैं कि फौज पाकिस्तान के मामलात में मदाखलत करती है। आइए जरा वो सुन लें। कौन है ये पाकिस्तान के ठेकेदार हैं, ये हर मामले में कूद पड़ते हैं। इनका क्या काम है? ये अपनी डोमेन में क्यों नहीं रहते? ये अपने दायरे में क्यों नहीं रहते जो आइन ने बताया कि इस दायरे में आप रहें? ये क्यों हुकूमती इदारों के अंदर जो है ना वो आके कदम रखते हैं? ये वो इमरान खान साहब के बारे में नहीं कह रहे, ये किसी सियासी जमात के बारे में नहीं कह रहे। मियां नवाज शरीफ साहब ये गुफ्तगू पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में कह रहे हैं, जिसका काम पाकिस्तान की हिफाजत करना है और जिन्होंने हज़ारों कुर्बानियाँ दी हैं। एक उन्होंने और भी गुफ्तगू की कारगिल के वाक़े के हवाले से, जिसमें बड़ी, ये कई दफ़ा आप सुन चुके होंगे, लेकिन मैं आज आपको फिर हम सुनवाना चाहते हैं ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा हो कि माइंड सेट क्या है। मैंने खुद जब वाजपेयी साहब ने इस बात का गिला किया कि जनाब देखें, एक तरफ तो लाहौर डिक्लेरेशन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो कारगिल का वो मिस एडवेंचर करके मेरी पीठ पर छुरा घोंपा गया, मैंने कहा और मैंने कहा बिल्कुल वाजपेयी साहब ठीक कहते हैं, उनकी पीठ में छुरा वाकईतन घोंपा गया। अगर मैं उनकी जगह होता मैं भी यही बात करता कि ये बिल्कुल यानी कि एक जो है वो पीठ में छुरा घोंपने वाली बात है। ये वो कह रहे हैं कि पीठ पे छुरा घोंपा गया और वाजपेयी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो भी ये समझते हैं कि ये पीठ पे छुरा घोंपा गया था। साबर, आप कुछ कमेंट करें, फिर भट्टी साहब की तरफ जाता हूँ। भट्टी साहब, ये आपने सारी गुफ्तगू सुनी और हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक नैरेटिव चेंज हुआ है पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में, कोशिश की है, ये एक माइंड सेट है। इस वक्त ये जो सारी सूरत हाल है, आप क्या फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी साहब, एक तो आज यौम आशूरा जिस पे बहुत ज़्यादा ख़तरा था, हम अब पाक फ़ौज, पुलिस और हुकूमत को मुबारक देते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने फजलो करम से बेहतर अंदाज में ये गुजर गया। आप इस खबर को छोड़ दें, ये खबर क्या थी, इस खबर को फ़ायदा क्या हुआ, किस किस को हुआ? मैं गुजारिशात करता हूँ, मुझे जरा साबर साहब सिर्फ एक आधा मिनट दे दे।
इस खबर में इल्ज़ाम लगाया गया, तोहमत लगाई गई कि हमारी फौज दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने दे रही। वो फौज जो हर वक्त दहशत गर्दों के निशाने पे रहती है, इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं। अंदाज़ा करें कि किस पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जो 24 घंटे जो वाना वजीरिस्तान में आपको अमन का तस्वुर नहीं कर सकते थे, फौज ना होती तो आज KP के और इस्लामाबाद तक दहशतगर्द आ चुके थे। ये आपकी पॉलिटिकल हुकूमत के डिमांड थी, ये जो इन्होंने हालात पैदा कर दिए थे। ये उस फौज के खिलाफ जहर उगर रहे हैं। अगर वो ना होती तो आज बलूचिस्तान शायद आपके पास ना होता। ये उस फौज के बारे में कर रहे हैं जिसने कराची, जो पाकिस्तान का दिल है, जो कत्लगाह बन चुकी थी इंसानों की, जो कब्रिस्तान बनता जा रहा था, उसको दोबारा अमन दिया। अब दूसरी बात, ये जो खबर है, खबर और महमूद खां अचकज़ई के बयान में फर्क क्या है? मुझे एक चीज बता दे, उन्होंने क्या कहा? सारे समाज दुश्मन अनासर हम किसके पेरोल पे हैं? मैं तो वो अल्फाज ही नहीं दोहराता। दूसरा, आपने एक और मिनिस्टर साहब का सुनाया, उन्होंने कहा जी मुल्क करे लहू लुहान। और लहू लुहान तो तुम करते हो भाई, खुदा रसूल का वास्ता, ये ज़रबे अज़ब शुरू ना होता तो पाकिस्तान में लाशें बिकती, क्योंकि इंसानी अज़ाब भी बिक जाते फिर। ओ भाई, कराची का अमन तो पहले बताया ना किसने पैदा किया है? बलूचिस्तान को पाकिस्तान से जुदा कौन नहीं होने दे रहा? अगर मैं और मेरे बच्चे रात को सोते हैं तो आपको एक सरहदों पर आपके मुहाफिज जाग रहे होते हैं। कल एक मैसेज आया साबर शाकर साहब के लिए और आरफ हमीद भट्टी के लिए और समी साहब के लिए, हम फौज के टाउट हैं। मैं कहा यार, मैं फौज का टाउट हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं फौज के जो दुश्मन है इंडिया का टाउट नहीं हूँ। मैंने कहा भाई मैं टाउट हूँ, मैं इस पाकिस्तान में सलामती के दायरे का टाउट हूँ, मैं उनका टाउट हूँ जो खुद जाने दे के, शहादतें दे के 22 करोड़ आवाम को सुकून की नींद दे रहे हैं। तो मेरी गुजारिश है, ये हमें टाउट बजाने की बजाय वो हमें कहें, लेकिन खुदारा फौज के खिलाफ ना करें। अब क्यों इस पे जहर उगला गया? इस मौके पे रेंजर आना चाह रही थी पंजाब में, एक रेंजर का मकसद खत्म कर दिया गया, रेंजर बातें खत्म हो गई। दूसरा, इमरान खान 30 को प्रोटेस्ट कर रहा था, वो बातें पसे पर्दा चले गई। तीसरा, इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा था, वो बातें पसे पर्दा चले गई। चौथा, पनामा लीक का था कि जी इनके लुटेरों को जो भी हम किसी को नामजद नहीं कर रहे, उन सब के खिलाफ घेरा तंग हो रहा था। ये खबर छुपवा के सारे इशुओं को दबा दिया गया। और इन सब का बेनिफिशरी कौन है, ये मुझे साबर साहब से पूछ के बता दें बस। अच्छा साबर, ये भट्टी साहब ने भी तफसील से, लेकिन मैं एक पॉइंट जो है, न सिर्फ ये यहाँ पर बात नहीं रुकती कि नैरेटिव चेंज किया गया, उसके बाद एक और जो बात की गई कि डॉन के जो नुमाइंदे हैं उन पर जो पाबंदी लगाई गई, ECL में उनका नाम डाला गया। एक ये इस तरीके से तासुर देने की कोशिश की गई कि अब फौज के प्रेशर पे हमने न सिर्फ नुमाइंदे का नाम ECL पे डाला है, बल्कि ये भी कुछ प्लान की खबरें आ रही कि इनिशियली गवर्नमेंट का प्लान ये था, पता नहीं उस पर वो एग्जीक्यूट करते हैं या नहीं, कि एक छोटी सी कार्रवाई भी डॉन के खिलाफ कर दी जाए, ताकि उससे एक तो ये होगा कि पूरी दुनिया में हम ये तासुर देने में कामयाब हो जाएंगे कि पाकिस्तान की फौज न सिर्फ सिविल हुकूमत जो दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना चाह रही है उसको रेजिस्ट कर रही है, बल्कि वो एक प्रेशर डाल रही है एक आज़ादी सहाफ़त के को ख़त्म करने के लिए भी, और उन मीडिया आउटलेट्स के ऊपर पाबंदी लगाने की कोशिश की जा रही है जो इस किस्म की खबरें शाया कर रहे हैं, जो फौज के बारे में खबरें शाया कर रही हैं। और ये प्लान इस कदर कंप्लीट है, आप देखें कि जो हमारे यहाँ शायद जो अमेरिका और बरतानिया के अंदर जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो भी शायद इतनी जल्दी उनके पब्लिकेशंस उसको नहीं लेते, लेकिन ये खबर गार्जियन ने, BBC ने और कई दूसरे इदारों ने राइट अवे मिनट्स के अंदर अंदर छापी, जैसे ये सब कुछ एक प्लान का हिस्सा था कि पूरी दुनिया में ये बताया जाए कि अब नवाज शरीफ साहब जो कोशिश करना चाह रहे हैं उसको फौज किस तरीके से बुलडोज कर रही है और अब मीडिया पर किस तरह कदगन लगाई जा रही है। ये बड़ी ही कैलकुलेटेड मूव थी। पहली बात तो ये इत्तफाकिया खबर नहीं लगी। एक बात और भी बता दूं, जब तक जो डिटेल्स मिली हैं वो ये है कि रिपोर्टर ने इस खबर का पीछा नहीं किया। ठीक है, मैं आ रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई। ये इस खबर का रिपोर्टर ने पीछा नहीं किया। जैसे इजलास होता है ना, कोई भी हो, तो मैं भी रिपोर्टर ढूंढती फिर रही थी, तो मैं फ़ोन करता हूँ, मैं फ़ोन करता हूँ, मेरी दिलचस्पी होती है ख़बर में कि आज के इजलास में क्या हुआ जी, कोई इनसाइड स्टोरी दें। तो इस खबर में ये चीज़ नहीं है, इस खबर में तरतीब उलट है। खबर पीछा कर रही थी रिपोर्टर का।
पहले ये खबर किसी और इदारे में गई, किसी और रिपोर्टर के पास गई, उसको कहा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्लेड स्मार्ट दिस टाइम। जी हाँ, उन्होंने कहा जरा एक्सपेंड करें, किसी दूसरे को भी साथ मिलाएं भाई, और को लाएं, ये हर दफ़ा हमें ना करें, पहले हम काफ़ी परेशान हैं। तो उस रिपोर्टर का पीछा किया गया और रिपोर्टर बड़े नाराज़ होते हैं, तो मेरा ख्याल है नाराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी रिपोर्टर हैं, वो भी। तो रिपोर्टर भी बहुत काबिल एतमाद तलाश किया गया, उसको खबर दी गई। लेकिन कॉलम निगार हैं वो, वैसे रिपोर्टिंग का उन्हें कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, कॉलम निगार हैं, बट बहरहाल ही इज अ जर्नलिस्ट, लेजिटिमेट जर्नलिस्ट हैं, ठीक है ना। खबर और उनका, उन्होंने जो चीज छापी है उस पर हमें कोई इतराज नहीं है, उनका ये राइट है। उनको जो खबर दी गई, जब एक और आला, ठीक है ना, बंदा खुद ब्रीफ कर रहा है और मालकान कह रहे हैं कि हाँ, उस मालकान की इजाजत के बगैर खबर छपी नहीं सकती, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप जंग में काम करते रहे हैं, न्यूज़ में आप तसव्वुर कर सकते हैं कि मीर शकीलुर रहमान साहब की मर्जी के बगैर एक लाइन भी छप जाए, एक सतर बिल्कुल ऐसा उनको जाती है, वो सिस्टम उनका मौजूद है, वो जाती है, ऊपर से अप्रूव होके आती है, वो बताते हैं हनीफ खालिद साहब को और जो भी एडिटर हैं उनको बताते हैं कि भाई ये खबर ये ऐसे लगानी है, इस तरह लगानी है, बैक पेज पे, वो बैक पेज पे लगानी है। महमूद श्याम साहब हमें बताते थे कि वो सारा अखबार बना के घर चले गए, तो सुबह आए तो बिल्कुल और तरह से अखबार था। उन्होंने कहा भाई क्या हुआ? उन्होंने कहा रात 1:30 बजे टेलीफोन आया था, तो उसमें उन्होंने सारी तब्दील करा दी। तो उसके बाद शाम साहब कहते हैं मैंने ना बताना ही छोड़ दिया था कि कैसे करो, वो मुझसे पूछते थे, मैं कहता बना ले, नहीं तो फोन तो आएगा रात को, वो सब ठीक करवा देगा। तो इस खबर ने पीछा किया, खबर दी गई और रिपोर्टर ने वो खबर जो है वो फाइल कर दी और उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या है बैकग्राउंड, उन्होंने बता दिया सारा कि जनाब ये इस तरीके से खबर आई है और उन्होंने दी है। अब वो खबर छप गई, खबर ने छपना ही था, जाहिर है, जब हाई कमान से अप्रूव्ड खबर आई। अब इसमें एक और थोड़ी सी इसमें ऐड करना, हाँ बताएं। ये बीटिंग हुई इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद ऑफिस जो है, इस्लामाबाद के जो एडिटर हैं उन्हें इसका कुछ पता नहीं पता टोटली। इस्लामाबाद, ये लाहौर में खबर जहाज पे बैठी और सीधी लाहौर चली गई। इस्लामाबाद में जो कंसर्न रिपोर्टर हैं उनके पास कुछ नहीं था, नहीं वही और इसीलिए आज के इदारे में भी एडिटर ने ये कहा है कि मैं पूरा इसको मैं ऑन करता हूँ। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वैसे उस खबर में अगर वो दिखा सकें, उस खबर में ये लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल जो अकाउंट्स हैं उनसे गुफ्तगू हुई है, लेकिन इंडिविजुअल्स ने इसको ऑन रिकॉर्ड या इसको वेरीफाई नहीं किया। एडिटर साहब कहते हैं कि मैंने इसको वेरीफाई कर लिया था। अब मैं अपना भी बता दूं भट्टी साहब कि मैंने एक दफ़ा डॉक्टर AQ खान को सैक करना था, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने, वो खबर मेरे पास आ गई चल के जैसे ये खबर आई, बिल्कुल खबर चल के आई मेरे पास। वो खबर मैंने फ़ाइल कर दी। तारिक वारसी साहब थे रेजिडेंट एडिटर इस्लामाबाद में, उन्होंने कहा कि भैया काका है एक ही चक्कर है, कितों आई है, कितों। मैं कह ये खबर बिल्कुल ठीक है, तो उसी निज़ामी साहब से पूछ लो। नहीं, मैंने कहा निज़ामी साहब से बात कर लें। उन्होंने मजीद निज़ामी साहब से बात की, मरहूम मग़फ़ूर अल्लाह ताला उनको जन्नत दे। तो उन्होंने कहा ठीक है आप खबर दे दें। उनको भी बैकग्राउंड का पता था और मेरे फादर इन लॉ मरहूम मुस्तफ़ा सादिक साहब वो भी ऑन बोर्ड थे। उनकी आपस में उन्होंने कहा कि ठीक है, खबर दे दी गई। तो जाहिर है उसके बाद फिर पेशियाँ वेशियाँ जो होती हैं हुई, लेकिन एट द एंड मैंने बताया कि ये निज़ामी साहब से आप बात करें, खबर उधर। तो ये खबर भी उसी तरीके से चल के गई, खबर छप गई। अच्छा, कैलकुलेटेड मूव। अब जो डिटेल्स आ चुकी हैं वो है कि किसने किसको फ़ोन किया, ठीक है, कौन किससे मिला, किसको किसने फ़ोन पे हिदायत दी, फिर कंफर्मेशन की गई कि पहुंच गई ये चीज़ प्रॉपर, छप रही है या नहीं छप रही, एज इट इज़ छप रही है। ये सारी चीज़ें एक कंप्लीट हो चुकी हैं। मिलिट्री लीडरशिप ने ये कहा है प्राइम मिनिस्टर साहब से कि ये सारी चीज़ें हैं, आप बंदा पॉइंट आउट करें आप खुद ही। हम चाहते हैं कि आप पे ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, एतमाद करना चाह रहे हैं आप पे, आप बंदा दें हमें, ठीक है, आप बंदा हमें दें, बाकी अगली इन्वेस्टिगेशन हम खुद कर लेंगे। अब 4-5 दिन इसके लिए रखे गए हैं। अब उस मीटिंग में 48 आवर्स, आप 4-5 दिन ज़्यादा बता रहे हैं। वो एक कल मैंने कहा था ना, तो 24 घंटे गुजर के 48 रह गए, और अगले 1-2 दिनों में अगर कुछ नहीं तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जरूर होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 होंगी, चौधरी निसार साहब भी करेंगे, ठीक है। और उसमें उस मीटिंग में वज़ीर आज़म साहब थे, DGISI थे, एजाज चौधरी, साग डार, निसार, शहबाज शरीफ साहब,
चौधरी निसार साहब थे, और कुछ वक्त के लिए 2 बंदे और आए थे। ठीक है, अब उनके पास पूरी डिटेल्स नहीं है। इनमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6 आदमी जो मैंने बताए हैं, इनमें से किसी एक ने उन 2 आदमियों को बताया, उन 2 आदमियों ने फिर आगे सारी चीज़ें मैनेज की। ठीक है, और वाहिद मकसद क्या है? वाहिद मकसद, वापस आते हैं नैरेटिव चेंज। बदनाम कर दें पाकिस्तान की फौज। अयाज मीर साहब ने साहब ने सारा डी ट्रैक कर दिया यार। नहीं, अभी आते हैं भट्टी साहब, अभी आ रहे हैं। डी ट्रैक नहीं सर, जी। अयाज मीर साहब ने कल परसों कॉलम भी लिखा उस पर, तो उनका भी यही ख्याल है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, और हमारा भी यही है कि आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त है। मियाँ साहब चाहते हैं कि अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाएं। न सिर्फ अपनी पसंद का आर्मी चीफ लगाएं, मुझे ब्रेक पे जाना है, इस पर भट्टी साहब का मैं कमेंट देता हूं। न सिर्फ आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लगाएं, बल्कि ये जो डॉक्ट्रेन है जिसके तहत दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी, और ये कह रहे थे आर्मी चीफ कि दहशत गर्दों का और ब्लैक मनी का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, उस ताल्लुक को, उस डॉक्ट्राइन को बंद किया जा सके, और फिर अगर पनामा पेपर्स पर अपनी करप्शन को छुपाने की कोशिश में इस हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचे तो पूरी दुनिया को यह बताया जाए कि जनाब ये दर हकीकत, क्योंकि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा मियां साहब ने, इसलिए उनको पनिशमेंट दी गई है। बात जारी रखेंगे इस इशू पर, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और आएंगे भट्टी साहब के पास। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है एक माइंडसेट की। हमने पिछले जो हमारा दुरानिया था प्रोग्राम का, उसमें आपको मुख्तलिफ शॉट सुनवाए थे। मैं भट्टी साहब से कमेंट लूँगा, लेकिन ये जो हमने गुफ्तगू सुनवाई, ये कोई एक शख्स के बारे में नहीं की गई थी। ख्वाजा आसिफ साहब का आपको एक शॉट सुनवाते हैं जिसमें वो पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बात कर रहे हैं, और आज वो वज़ीर दिफा हैं। ये जो सोच है, ये किसी इंडिविजुअल के मुतालिक नहीं कि मुशर्रफ ने गलत काम किया या किसी और ने, ये एक इदारे के बारे में सोच है इस वक्त जो हमारी सिविलियन की आदत है उनके दिलों में या उनके दिमाग में। अगर ख्वाजा आसिफ साहब का वो शॉट सुनवा दें तो। आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम की हड्डियों से गोश्त इन्होंने नोच लिया, उतार लिया। भट्टी साहब। समी साहब, गुजारिश ये है कि पहले ये कौम फैसला करे कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन है कि पाकिस्तान का दोस्त है। अगर आप समझते हैं भारत पाकिस्तान का दोस्त है तो फिर ये हुकूमत जो काम कर रही है ठीक कर रही है। आपके अस्करी क़यादत को फिर निशाना बना रही है तो ठीक बना रही है। अगर पाकिस्तान का वो दुश्मन है तो फिर हमारे शर शर्म से झुक जाने चाहिए। हमें किसी एक शख्स से ज़ाती इख्तलाफ नहीं, किसी सियासी जमात से नहीं। साबर मेरा भाई ने बड़ी डिटेल है, इसी खबर के पीछे मैं पागलों की तरह पड़ा हूँ, लेकिन आपको पता है किसी को मेरे अल्फाजों पे इतराज़ है, किसी को मेरे अंदाजे गुफ्तगू पे इतराज़ है, किसी को मेरे चेहरे से इतराज़ है। मेरे पे इतराज़ात की भरमार इतनी है कि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पा रहा, और साबर की इन्फॉर्मेशन इतनी एग्जैक्ट है मैं एंजॉय कर रहा था। आपने जो फरमाया ना माइंड सेट, किसी एक बंदे ने खबर लीक नहीं की। जब वो मीटिंग खत्म हुई फिर मैं पूरा बात नहीं बोलूंगा, साबर मुझे पता यकीन है इसके पास इन्फॉर्मेशन ठीक है। उसके बाद भी एक मीटिंग हुई जिस अदारे में कह रहे हैं पहले उस अदारे को दी गई, आज उस अदारे की मैंने पूरी खबर पढ़ी है, उसका बकिया इतना लंबा है लाहौर से इस्लामाबाद तक का, और उस बकिए में यही जाहिर किया गया कि आज़ादी सहाफत पर कदगन लग गई, आज़ादी सहाफत मफलूज हो गई। ओ भाई, आज़ादी सहाफत तब मफलूज होती है जब सहाफ़ी को आप लेबर लॉ के मुताबिक सैलरी नहीं देते, 6-6 महीने की इदारे सैलरी नहीं देते, जब उसका खून निचोड़ते हैं। आज़ादी सहाफत उस वक्त मुतासर नहीं होती जब मुल्क दुश्मनी के लिए आप काम करते हैं। वो आप देखें उसका बकिया। अब देखें, गुजारिश ये है, मैं और आप बोल रहे हैं, अदारों को भी पता है इसके पसे पर्दा कौन कौन है। क्या उनका फर्ज नहीं कोई रोल अदा करे? क्या हम जैसे लोग, हम पे फिर वो बंदी लग जाएगी? शायद मसूद साहब ने फेस किया, कल को मैं और आप निकल जाएंगे, हमारे बच्चे के लिए अगले महीने किचन सामान नहीं होगा। लेकिन माइंड सेट तो शुरू से एक है। माइंड सेट तो ये, आज भी कोई उनके पास मिलने चले जाए प्राइम मिनिस्टर साहब के पास, तो उसको कहते हैं इस जगह से मुझे वो उठा के लेके गए थे, साथ वो जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मैं वो नहीं कर रहा। बिल्कुल सही कहा। तो फौरी तौर पे पैमरा आपको नोटिस भेज देगा, इतना नामुनासिब लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो।
इनके अंदर नफरत है। बात वो नफरत मुख्तलिफ जुबानों से आ रही है, लेकिन माइंड सेट एक ही है। कभी ये इनके अल्फाज मौजूदा हुक्मरानों के, कभी महमूद अचकज़ई सब कहते हैं, कभी भी अल्ताफ हुसैन सब कहते हैं, कभी ए, कभी बी, कभी सी। लेकिन याद रख ले, बुरे को ना मारे, बुरे की माँ को मारे जहां से बुराई जन्म हो रही है। उस रिपोर्टर का नाम ECL में डाल दिया, उस बेचारे को। मैंने इतनी साल, सारी उम्र जर्नलिज्म की है, 100 साल ये खबर छप ही नहीं सकती, जितना मर्जी रिपोर्टर क्या कोई एडिटर भी खबर दे, जब तक उसका मालिक ऑन बोर्ड ना हो ये खबर चल ही नहीं सकती, इसका एक टिकट नहीं चल सकता। मैंने खबर वो 5 दिन से पागलों की तरह काम कर रहा हूं, लेकिन सेंसर करके कर रहा हूं, क्योंकि आप ही मुझे कहते हैं मेरी गुफ्तगू पे बड़ा एतराज है। तो लिहाजा बाकी साबर साहब से पूछे, माइंडसेट एक है, सबको पता है ये कौन कर रहा है, क्योंकि जो चाइना कॉरिडोर है उसको खत्म करना चाह रहे हैं, अमेरिका को खुश करना चाह रहे हैं, इंडिया को खुश करना चाह रहे हैं। इतनी सारी जंग है, एक तरफ मुहिब्बे वतन है, एक तरफ पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। कौम जो फैसला करेगी सो बिस्मिल्लाह। अच्छा साबर, कल भी आपने ये बात कही थी, एक वर्ड बड़ा नून लीगी यूज़ करते हैं, लेम डक। एक तो मैं इस पे आपका कमेंट चाहूँगा, लेकिन इससे पहले रात शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम मैंने देखा, बड़ी अच्छी उन्होंने गुफ्तगू की तलाल चौधरी से, और उन्होंने एक सवाल उठाया कि जनाब ये उस मीटिंग में और बहुत सारे लोग थे, आपने शहबाज शरीफ साहब का नाम, चौधरी निसार साहब खुद उस मीटिंग में थे, वो नाम आपने ECL में क्यों नहीं डाले? आपने ये एक बेचारे रिपोर्टर का नाम क्यों डाला? क्योंकि वो, जैसे मैंने पहले कहा, तासुर देना ये मकसूद था पूरी दुनिया में कि भाई ये अब मीडिया पर भी फौज कदगन लगवा रही है। लेकिन मुझे आप जो तलाल चौधरी साहब ने एक बात कही ना, अब जो एक गवर्नमेंट का माइंडसेट नज़र आ रहा है कि ये जो गुफ्तगू लीक हुई है, ये क्या कैसे कह रहे हैं कि जी सिविलियन ने लीक की है? वो तो कह रहे हैं कि ये फौज वाले लीक करवा सकते हैं। अगर वो जो गुफ्तगू तलाल चौधरी साहब ने की, अगर वो प्रोड्यूसर साहब अगर आप सुनवा सकें तो। देखिए, एक तो ये जो भी मालूमात होती हैं, आप खुद सहाफी हैं, आपके अपने सोर्स हैं, और सोर्स सिर्फ सिविलियन नहीं होते। आपको याद होगा कि धरने के दिनों में, मैं अगर भूल नहीं रहा तो महरीन ज़ारा मल्क ने एक आर्टिकल लिखा रॉयटर्स में, जिसमें कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो 30 और 31 अगस्त की रात हुई, उसकी पूरी कहानी लिखी। उसमें 5 जर्नल्स के नाम लिखे, बताया कि वो धरने के कोई हक में है, कोई मुखालफ है। बड़ी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। लेकिन ये यहां मामला ये है कि नून लीग के साथ एक खास मोहब्बत है कुछ लोगों की, कुछ दानिशवरों की। आप ये कह रहे हैं तलाल साहब कि लाजमी नहीं है कि सिविलियंस में से लीक हुई हो ये खबर, आप ये कह रहे हैं? मुझे जरा पूरा करने दें। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके सोर्स हर जगह होते हैं। अगर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की एक पूरी रुदात बाहर आ सकती है, तो यकीनन कहीं सोर्स हो सकता है, मगर हमारे साथ मोहब्बत एक खास किया बहुत सारे लोग। साबिर, वो ये कह रहे हैं कि आप हमारी तहकीकात से पहले तो जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की खबर लीक हुई थी वो किसी कोर कमांडर ने की होगी, आप कोर कमांडर को पकड़ें। इनडायरेक्टली वो यही कह रहे हैं कि इससे सोर्स वो हो सकता है। तो ये तो एक फुल प्रोग्राम लग रहा है इस मामले पे भी। या इल्ज़ाम लगेगा DGISI पे, या आखिर में हुकूमत ये कह सकती है कि जनरल साहब आपने तो खुद किसी को बताया, हमने तो नहीं किसी को कहा। ये जो बॉडी लैंग्वेज तो तलाल चौधरी की मुझे यही बता रही है। ये पहले तो आपने बात की वो लेम डक, जरा पहले इस पे आ जाए। वो नून लीग, ये कल नवाज लीग के कुछ सीनियर थे, तो वो बार बार ये कह रहे थे कि हमने देखा कैसा इंतकाम लिया, सारी उम्र इनकी चीखें निकलती रहेंगी। बड़ा ये बातें करते थे, रमज़ान शुगर मिल से ये बरामद हो गया और फलाना हो गया। तो मैंने आज बात की कि ये लेम डक क्या होता है जी। तो उन्होंने कहा कि आर्मी में एक लेम डक कोई नहीं होता, ये सिविलियन में होता है। जब इक़्तिदार एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा हो तो वो 3 महीने पहले ही प्रोसेस शुरू होता है। तो आर्मी चीफ तो 29 नवंबर की सुबह भी वो जनरल राहील शरीफ आर्मी चीफ ही होंगे, तो वो 28 नवंबर तक भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो एक 3 साल काम करने वाला या अगले दिन आने वाला आर्मी चीफ कर सकता है। तो इसलिए आर्मी चीफ के पास भी बहुत दिन है, जनरल राहील शरीफ साहब के पास। तो उनको ये लेम डक ना समझें, क्योंकि वो उनकी शराफत का इन्होंने काफ़ी नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बड़े हम्बल आर्मी चीफ हमें मिले, बड़े प्रोफेशनल मिले, उन्होंने अपना काम से काम रखा। लेकिन असल चीज़ ये है कि उनकी शोहरत इतनी हो चुकी है कि यूरोपीय यूनियन उनकी तारीफ़ कर रही है, अमेरिकन उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, बरतानिया उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, तमाम के तमाम। वो एक वेबसाइट है जो IMF की नहीं, उस पे से उन्होंने खबर छपवा के तो पूरे पाकिस्तान में ये बताया कि IMF तारीफ कर रहा है सागदार साहब की। इस खबर तो जारी है। इस खबर की बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड ये है कि ज़रा इनका साइज़ कम किया जाए
और दुनिया को बताया जाए कि जनाब हम तो ये करना चाहते हैं। अब आप ये बताएं कि हाफिज़ सईद साहब और मौलाना मसूद अजहर साहब किन का इशू है? हमारे पाकिस्तान में इन्होंने ऐसा क्या काम कर दिया है कि हम मौलाना मसूद अजहर साहब और हाफिज़ सईद साहब इस वक्त पाकिस्तान का मसला नंबर 1 मैं ये बात सुने और मैं मुझे शर्म आ रही थी कि क्या कश्मीर को हम मैसेज दे रहे हैं, वो क्या और हकानी नेटवर्क, वो जो वहां पर जो गोलियां चल रही हैं वो नजर नहीं आ रही, और मियां साहब ने आके ये काम शुरू कर दिया है। और हकानी नेटवर्क उन्होंने हमारा क्या बिगाड़ा है? यानी कि हम जो अमेरिका चाहेगा हम वो करेंगे, जो इंडिया चाहेगा हम वो करेंगे, वही ज़ुबान बोलेंगे। फिर इनका मसला क्या है? कहते हैं कि जो खारजा अमूर हैं वो सारे के सारे चले गए हैं जनरल राहिल शरीफ साहब की तरफ। यूरोपीय यूनियन जाते हैं, ब्रसल जाते हैं, जहाँ जाते हैं वो गुफ्तगू करते हैं। हम कुलभूषण का नाम भी नहीं लेते और रॉ का नाम नहीं लेते, वो सारा कुछ बता देते हैं कि ये सब कुछ हो रहा है। तो दूसरी बात जो असल ख़तरनाक बात है ना, जो मिलिट्री लीडरशिप ने कल इनको कन्वे की है वज़ीर आज़म साहब को, उन्होंने कहा कि एक तो ये खबर दी गई और ट्विस्ट करके दी गई, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि नेशनल सिक्योरिटी का बंद कमरे का इजलास हो और जिसमें वज़ीर आज़म हो, DGISI हो, 5-6 बंदे के 5 बंदे हों जो टॉप के आदमी हैं, ये और वो इदारों को बदनाम करवाने के लिए इस तरह खबरें लीक करें। जो दिफाई काउंसिल हमारी जो दिफाई कमेटी है उसमें भी यही लोग आते हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट इजलास ये अहम आदमी है। वज़ीर दाखिला किसने की? मेरे मोहतरम, हम क्यों कंफ्यूज वज़ीर कर रहे हैं? आप वेल इन्फॉर्म्ड है, मेरी ज़ुबान पे तालाबंदी है, वरना मैं बता दूं ये जो मीटिंग हुई थी इसमें कोई खातून आवाज भी सुनाई दी गई थी, एक मर्दाना आवाज नहीं थी, जिसमें ये फैसला हुआ कि ये जहर उगला जाए। समझ गया, आपकी जो खातून की आवाज है वो पूरी पाकिस्तान को पता है। अच्छा, उसमें मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता। मैंने सुना कि वो आवाज किसी खातून की आवाज लगती थी जब मीटिंग हुई थी क्लोज। कल के इजलास गया था कि इस जहर, इस आग को फैलाओ। ठीक है, अब इशू ये हो रहा है कि आपको सारी चीजें पता है, मेरे पर कदगन है, आप मेहरबानी करें, लोगों को तो कम से कम सही बताएं। फैसला लोग करें या हुकूमत करे या अस्करी क़यादत करे, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना। जी साहब। अच्छा, बात निकल गई ज़हन से। अच्छा, मैं भट्टी साहब की बात जो है ना, पहले भट्टी साहब की बात कर दूं, वो ये है कि भट्टी साहब, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब पे 45 दिन की पाबंदी लगी। कोई मीडिया से कहीं से आवाज नहीं आई, ह्यूमन राइट्स की तंजीम, कोई ह्यूमन, सब सो गए थे, ये सारी यूनियन सो गई, सब सो गए थे, और ये किसी ने बात नहीं की। मैं तो इस पे हैरान हूं कि ये क्या म्यार है। बड़े बड़े इस वक्त यूनियन ही चीन है, ये भी फराड कर रहे हैं। तो सुनिए, डॉक्टर मारिया जुल्फकार का प्रोग्राम बंद है, कोई यूनियन नहीं बोल रही, कोई कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही। इस खबर को सिलेक्टिव आजादी है, सहाफत है। इस खबर को मैं वही कह रहा हूँ, ये कैलकुलेटेड खबर पूरी दुनिया में आनन फानन फैल गई, तमाम इंटरनेशनल मीडिया को और इंडियन मीडिया को खबर, ये मेरा ख्याल है कि शायद ईमेल की गई होगी कि खबर आ गई है। ठीक है, इसको संभाल लें। ठीक है। तो अच्छा, मैं हमें ब्रेक पर भी जाना है, लेकिन मैं भट्टी साहब आपके लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, आप भी कल ये सवाल कर रहे थे कि हमारे इदारे क्यों खामोश हैं। तो इस कंस्पिरेसी का एक हिस्सा ये भी है, जो जिन लोगों ने ये कंस्पिरेसी बनाई है कि पाकिस्तान की फौज को टीज किया जाए, मामला इस तरह से हो कि पाकिस्तान की फौज इंटरवीन करे, ताकि फिर पूरी दुनिया में ये जो एक मीडिया के जरिए ये कैंपेन की जाए कि देखें हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ जब गुफ्तगू की बात हुई, एक्शन की बात हुई, तो फौज ने कब्जा कर लिया। समी साहब, आपने वो कवाली सुनी है, दीवानी मैं दीवानी ख्वाजा की दीवानी। जब इस खबर को प्रोब करोगे ना, दीवानी मैं दीवानी ख्वाजा। बहरहाल इसकी बड़ी जहतें हैं और इस पर हम बात करेंगे कि क्या या फौजी अटेम्प्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वो आए, टेक ओवर करें, ताकि फिर ये साबित कर दिया जाए कि यही हक्कानी नेटवर्क के सपोर्टर हैं। इस पर हम बात करते हैं, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान का जो इस वक्त तनाव है सिविल और अस्करी क़यादत में। ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हुई है, इसमें अगरचे भट्टी साहब भी गुफ्तगू का इजहार करते हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हमारे इदारे सो गए हैं। नहीं, वो सोए हुए नहीं हैं। हमारे कमांडर्स, हम उन्हें पूरा, हमें उन पर एतमाद है और वो पाकिस्तान की सलामती को मद्देनज़र रखे हुए हैं। क्योंकि ये जो सारी थ्योरी है, ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ भी करवाया गया, ये पीएम हाउस में शायद इतनी विजडम नहीं थी या हुक्मरानों में इतनी विजडम नहीं थी, इनके पीछे जो दिमाग हैं उन्होंने ये सब कुछ करवाया। और उसकी एक मकसद ये भी हो सकता है कि फ़ौज को इस तरीके से आप स्नब करें, इस तरीके से टेम्प्ट करें कि वो आकर टेक ओवर की बात करें
या इस चीज़ का सबूत मिल सके कि वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं या सियासत करना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक गुज़श्ता 8 साल 9 साल में पाकिस्तान की फ़ौज ने यह साबित किया है कि हालात जैसे भी हों, सिविलियन जो भी करें, पाकिस्तान की फ़ौज इक़्तिदार पर कब्ज़ा करने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्योंकि अगर इस सूरत हाल में वो आकर कब्ज़ा करते हैं तो जो नैरेटिव नवाज शरीफ साहब या PMLN ने जो बिल्डअप कर दिया है, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज पर यह इल्ज़ाम है कि वो हक्कानी नेटवर्क और जो कश्मीर के अंदर दहशत करने वाले ग्रुप हैं, जो भारत कहता है और जो अमेरिका कहता है, उसकी पाकिस्तान की फ़ौज सपोर्ट कर रही है। आप बताएं, क्या ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपकी बात तो हुई होगी, ये एक बड़ा, जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो इसको बड़ा असेस कर रहे हैं। देखें, बात यह है कि एक बात मैं बता दूं कि अगर यही काम पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ होता, पीपल्स पार्टी के किसी वज़ीर आज़म ने किया होता या किसी और जमात ने, तो अब तक उसके, मैं कहता हूँ, बखिए उधेड़े जाने थे और एक तूफ़ान खड़ा होना था। लेकिन चूँकि ये मियाँ साहब के ज़माने में हुआ है, तो ये परसेप्शन जो चल रहा है कि नहीं, मियाँ साहब के साथ रियायत की जाती है, तो वो बात अपनी जगह। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूँ कि पैमाना सब्र जो है ना, वो लबरेज़ होने की तरफ जा रहा है। वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि कल जो कन्वे गई है चीज़, जो बाद में बीच में रह गई थी, वो ये था कि नेशनल सिक्योरिटी का इजलास हो और उसमें हम सेंसिटिव चीज़ें डिस्कस कर रहे हों। कल को हम कोई एटमी प्रोग्राम के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, एटमी असासों के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं, कोई और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक चीज़ भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉप के 6 लोग हैं, इन पे भी एतमाद नहीं करना चाहिए। फिर कहा यह जाता है कि हमारे जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो चीज़ें छुपाती है, वो सिविल लीडरशिप को ऑन बोर्ड नहीं रखती। अब उस दिन जिस इजलास की ये तरोड़ मरोड़ के जो खबर दी गई, छपवाई गई, वो उसी नौइयत की अहम इजलास अभी और होने थे जिसमें ये चीज़ें डिस्कस होनी थी। तो एक मैं छोटा सा मैं बता दूं कि ये जो आज़ादी सहाफ़त का एक शोर होगा है ना, शाहिद मसूद साहब की बात हो रही थी। डॉक्टर शाहिद मसूद साहब पे 45 दिन पे बंदी लगी, किसी ने शोर नहीं मचाया, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ आज़ादी सहाफ़त का, किसी को मरोड़ नहीं उठा, ठीक है। लेकिन इस वक्त जो बात की जा रही है वो इसलिए कि ये मैच फिक्स है, एक माइंड सेट है। इस खबर को भी जो फॉलो कर रहे हैं और एक तूफ़ान बदतमीज़ी पैदा किया हुआ है कि जनाब ये आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा, आज़ादी सहाफ़त को कैसे ख़तरा हो गया? ISPR तो कह रही है कि हमने तो ECL में ना डलवाया, ना हमारा कोई ताल्लुक वास्ता है। बिल्कुल ठीक है। देख, चीन, एक खबर न्यूयॉर्क टाइम में या कहाँ अमेरिका का कोई अखबार था छपी थी, तो उसमें रिपोर्टर को अरेस्ट किया गया था। तो रिपोर्टर से ये कहा गया कि आप अपना सोर्स बता दें। 85 डेज वो रिपोर्टर अंदर, न्यूयॉर्क टाइम्स की, ठीक है, तो आप खबर बता दें, सोर्स बता दें तो हम आपको रिलीज। बिल आखिर उन्होंने सोर्स बता दिया था और वो सोर्स था डिक चीनी का चीफ ऑफ स्टाफ। हाँ बिल्कुल, और उसको, जी हाँ, और उसको 2.5 साल कैद हुई थी उसमें। तो ये सेम इस केस को भी इसी नौयत। भट्टी साहब की तरफ जाना। भट्टी साहब, सर। समी साहब, मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो बोलने के लिए आपने अल्फाज नहीं छोड़े। नंबर 1 तो अस्करी क़यादत और जमहूरी क़यादत में कहाँ डिफरेंस है भाई? जमहूरी क़यादत ने रखे हुए हैं इख्तिलाफात। अस्करी क़यादत का काम है बैरूनी साजिशों और अंदरूनी साजिशों पर नजर रखे, जितनी वो रख रहे हैं उनका काम है। अगर उसको इख्तलाफ कह रहे हैं तो बनाए रखे। और दूसरा, आपने बड़े भोलेपन से कह दिया कि एटमी इन्हें राज बताए, वो रेलवे ये बेचने पे तुले हुए हैं, पीए ये बेचने पे तुले हुए हैं, मोटरवे ये गिरवी रख रहे हैं, वापडा ये बेचने पे तुले हुए हैं, पानी ये बेचने पे तुले हुए हैं। खुदा रसूल का वास्ता क्या गुफ्तगू कर रहे हैं आप लोग यार, कि एटमी ने इन्हें बता दे, ये परसों उसको भी बेच देंगे। खुदा रसूल का वास्ता इस पाकिस्तान की सलामती पे से ना खेलें हम लोग। हमें खबर भाड़ में गई, नौकरियां भी और खबरें भी और आज़ादी सहाफ़त भी, लेकिन पाकिस्तान की सलामती पे तरजीह देना चाहिए। मेरी बात समझ में नहीं आ रहा, जितना अस्करी क़यादत ने इस हुकूमत को सपोर्ट किया आज तक हिस्ट्री में तो कोई हुआ ही नहीं। इस बावजूद इन्होंने 1001 मौके उनको दिए कि वो छेड़े इनको, लेकिन उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म रखा है, जो प्रोफेशनल सोल्जर का काम है वही किया। लेकिन अगर ये हुकूमत कहे कि वो अपनी पाकिस्तान का दफा भी ना करे और पाकिस्तान के दुश्मनों पर नजर भी ना रखे अंदरूनी और बैरूनी, तो यकीनी बात है फौज ये तो नहीं ना मानेगी। इस केस में आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा जाएगा। नहीं साबर साहब, वैसे मैं माजरत चाह रहा हूं, अगर ये नहीं सोचेंगे तो फिर याद रख ले नुकसान तो होगा,
लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म है पहले बुराई को हाथ से रोको, वो उसके लिए हुक्म है जिसके पास अल्लाह ने ताकत दी है हाथ से रोकने के लिए। दूसरा हुक्म है ज़बान से रोको, क्योंकि उसको पता था अगर ये ज़बान से रोकने वाला हाथ से रोकेगा तो मारा जाएगा। फिर तीसरा ये है कि दिल में बुरा समझो, फिर कैसे वो बरी उल जिम्मा मैं और आप हो जाएंगे। अल्लाह ने जितनी जितनी जिसको हिम्मत दी है उसका फर्ज है ईमानदारी बगैर खौफ और लालच के उसको फर्ज। बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, अच्छा बिल्कुल ठीक है। मैं ना क्योंकि आज की जो सूरत हाल है ये 12 अक्टूबर 1999 को भी ऐसी एक सुलह हुई थी, इस वक्त भी बहुत सारे लोग जमहूरियत की बात करें, लेकिन मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूं कि बुनियादी तौर पर अगर जमहूरियत अपने असल रंग में ना हो तो फिर जो विजनरी पॉलिटिशियन है जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, वो क्या उनके अल्फाज थे, ये उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को मुशर्रफ साहब ने रिमूव कर दिया था। अगर वो शॉर्ट सुनवा सकें आप। Pakistan, something unusual has happened. Usually coups take place against democratic leaders. Here a coup has taken place against an unpopular despot who was hounding the press, the judiciary, the opposition, the foreign investors. And when he decided to divide the army, the last institution left, the army reacted. साबिर, आज भी सूरत हाल वो नहीं है, आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ECL पे लोगों के नाम डाले जा रहे हैं, डॉक्टर शाहिद मसूद को 45 दिन के लिए बंद किया गया, सबके लिए एक पूरा थ्रेटनिंग एक माहौल किया हुआ है। तो ये तो वही सूरत हाल है और ये बेनज़ीर मोहतरमा का विजन है कि वो उस वक्त ये कह रही थी जो आज की सूरत हाल है। अगर आज जिंदा होती तो आज भी शायद वो जरदारी साहब की तरह गुफ्तगू ना करती, मैनेज करने की बात ना करती। दुश्मन मुल्क के लोगों को बगैर सिक्योरिटी के वीज़े दिए जा रहे हैं, ये भी उसमें ऐड कर लें जी। और इंडिया 4-5 अरब डॉलर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ, वो भी ऐड कर लें। तो ये सारी चीज़ 12 अक्टूबर 99 से मेरा ख्याल अभी तक मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत ने और ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली ने कुछ नहीं सीखा। वो आज भी वही कुछ कर रहे हैं जो 12 अक्टूबर 99 को कर रहे थे। आज भी जो खबर का बुनियादी मकसद है नैरेटिव चेंज करने का कि जनरल राहिल शरीफ साहब की बहुत अच्छी बल्ले हो गई है, फौज को पहले भी यही था कि कारगिल इन्होंने खुद किया, हमसे पूछे बगैर कश्मीर में दरअंदाजी की, यानी वही कश्मीर को वही सारी चीजें। कश्मीर उस वक्त भी कश्मीर वजह तनाज़ा था, कश्मीर आज भी वजह तनाज़ा है पाकिस्तान की दाखिली सियासत में। उस वक्त भी कश्मीर से किनारा कशी इख्तियार की जा रही थी, आज भी कश्मीर से किनारा कशी इख्तियार की जा रही है। उस वक्त कारगिल का बहाना लिया गया, आज जनाब आप उड़ी का बहाना ले रहे हैं, आप पठानकोट का बहाना ले रहे हैं, आप किसी और चीज़ का, लेकिन असल मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। बिल्कुल, मैं आज भी वही कुछ किया जा रहा है। भट्टी साहब आखिरी मिनट, भट्टी साहब आखिरी मिनट सिर्फ यही है, सच कहोगे तो कलंदरों के रास्तों पे, ताकतवरों के बारे में बात करोगे तो मुश्किलात रास्ते में। तो लिहाजा ये सफ़र आपने खुद अपने लिए तय करना है कि मुल्क दुश्मनों के साथ चलना है या मुहिब्बे वतन पाकिस्तान की सलामती के लिए लड़ना है। ये तो नौकरी शोकरी छोड़ दें, ये मैटर नहीं करती। ये तो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब को सोचना चाहिए और बहुत शुक्रिया साबिर शाह का। लेकिन इंतहाई नाजुक मोड़ है पाकिस्तान की तारीख में। पाकिस्तान का जो सबसे मुअज़्ज़ज़, सारे मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं, लेकिन फ़ौज जिसके ज़िम्मे ये काम है पाकिस्तान की हिफाजत का, उसके बारे में नैरेटिव चेंज किया जा रहा है। जिस इदारे ने कुर्बानियाँ दी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, उस पर यह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो दहशतगर्दों को बचाने के लिए सिविल हुकूमत के सामने खड़ा हो गया है। इसकी क्या इसके पीछे मंतक है? क्या बैरूनी ताकतें चाहती हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज टेम्प्ट हो और उसके बाद वो यहाँ पर टेक ओवर हो या कुछ सूरत हाल ऐसी बने कि वो ये कह सकें और पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ें कि यहाँ की फ़ौज जो है वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है? ये इंडिया का नैरेटिव है, ये अमेरिका का नैरेटिव है, जो ना जाने क्यों पाकिस्तान के सिविल हुक्मरान पाकिस्तान की फ़ौज के लिए इसको पसंद कर रहे हैं और इसको बना के पेश कर रहे हैं और सारी सूरत हाल को आज़ादी सहाफ़त का मसला बना के फिर फ़ौज के ज़िम्मे में ये बात डालने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, हम गुफ्तगू करते रहेंगे अवाम के साथ, सच से आगाह करते रहेंगे। ये था आज का रिपोर्टर, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।